2002 से ही मंची कविताएँ जैसे आप कर रहे हैं, फिर टीवी पे आप पहुँचे। टीवी पे लंबी जर्नी है आपकी, ख़ासा प्रभावी जर्नी है वो। 2003 एनडीटीवी शो अर्ज किया है। वो फ़हरिस्त मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं आपको, आपको प्यार करते हैं। कविता लिखना, लोगों को सुनाना, घर परिवार में सुनाना, मित्रों को सुनाना, मंच पे सुनाने लग जाना और टीवी के एक स्टूडियो में सुनाना, कैसे इसको अंतर करते हैं आप? आपको कुछ चुनौती आई? ये लगभग लगभग ऐसे है जैसे आपकी पत्नी खाना बनाना जानती है, हुँ। अब उसे अपने मायके में खाना बनाना है, अपने ससुराल में खाना बनाना है, 4 गेस्ट बुला लिए उनके लिए खाना बनाना है, दोस्त हाँ, बुला लिए उनके लिए खाना बनाना है, बहुत हाँ। खास सहेलियां बुला ली उनके लिए खाना बनाना है। हुँ। तो इसमें क्या है, खाना बनाने का प्रोसेस तो सेम है, उसकी हुँ। तो न्यूनतम अर्हता यह है कि आपको खाना बनाना आता हो। आना चाहिए। हुँ। इसके बाद जब वो मायके में खाना बनाती है तो वो हुँ। साधिकार बनाती है और जैसा बन जाएगा वो हुँ। खाएंगे। हुँ। जब वो ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो जिसको बहुत अच्छे से खाना बनाना आता भी है, तब भी वो उसको थोड़े हाथ कांपते हैं नमक डालते हुए। हुँ। वो 4 बार चखती है, हुँ। वो देखती है कि लोग उसे देख रहे होंगे। हुँ। वो जैसे ही खाना परोसती है तो वो सबके चेहरे पड़ती है कि इसे कैसा लग रहा होगा। खाना तो आता है उसे बनाना। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद वो एक दिन अपनी 4 सहेलियों को बुला लेती है, जो हुँ। उसके साथ हॉस्टल में रहती थी। हुँ। अब उन्होंने मेस का बहुत खराब वाला खाना खा रखा है, हुँ। तो अब वो थोड़े से चावल बना के लाती है और वो अधकच्चे रह जाते हैं, हुँ। लेकिन वो सहेलियां बहुत मन से खाती हैं, उन्हें मैस याद आता है। आपका प्रापक कौन है, हुँ। आपका टारगेट कौन है, हुँ। ये तो कविता में हमेशा बराबर रहा। मुझे तो हमेशा ससुराल में ही खाना बनाना था, क्योंकि जिनके बीच में खाना बनाना था उन्हें तो मैं जानता नहीं था। लेकिन माध्यम क्या है, कि वो गैस पर खाना बना रही है कि वो चूल्हे पर खाना बना रही है, इसका फर्क जरूर आता है। केवल मैं जब कविता लिखकर घर वालों को सुनाता हूँ तो ये तय है कि भैया कैसी यूँ सुना दूंगा, ये कहेंगे यूँ तो हमारा दिनकर है। हम बचपन में दूध लेने जाते थे तो वो बाबा जी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो बताते थे कि भैया तू कुछ सुना चिराग, तो हम जो तुकबंदियां उस टाइम की लिखते थे वो सुना देते थे उन्हें, कहीं से उठाए हुए शेर सुना देते थे। तो वो कहते थे भैया तू कुछ बनेगा ना बनेगा, तू दिन करना बनेगा तो मन कर तो बन जाएगा। तो उनके लिए तो वो मन कर दिन करे। तो घर वालों को सुनाना तो सबसे आसान काम है, क्योंकि उनके लिए तो दुनिया में एक ही कवि है, ना उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई होगा, वो तो लाड है। हाँ। और उसी लाड को लेकर मैं यहाँ से थोड़ा सा विषय परिवर्तन कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आ गई। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि सर हम भी कविता लिखते हैं और हमें मंच पर अवसर चाहिए। कवि सम्मेलनों की दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। आपको अगर संगीत सीखना है, आपको अगर बांसुरी बजाने का शौक है, तो आप हरिप्रसाद चौरसिया के घर जाके उनके स्कूल में जाके 300 बार हाथ पैर जोड़ेंगे, तब वो आपको ये अनुमति देंगे कि हाँ तू सीख ले, गुरु परंपरा। और जब आप थोड़ी बहुत सीख लेंगे और किसी दिन पता लगेगा कि आज हरिप्रसाद चौरसिया जी का बहुत बड़ा शो है, उसमें सबसे पीछे कोने पे बैठने की अनुमति मिलेगी आपको। यहाँ बैठ के पीपी पीपी करता रहिए और बांसुरी का स्वर इतना नीचे रखियो कि बाकी डिस्टर्ब ना हो। फिर वो कई सालों की साधना के बाद जिस दिन गुरुजी कह देंगे कि हाँ अभी वो ठीक है, इसे मेरे पीछे बैठा दो, उस दिन वो पीछे बैठेगा। ये जो लंबी जर्नी है ये कवि सम्मेलनों से गायब हो गई। अभी कवि सम्मेलन में आप एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए, आपके घर वालों ने आप आकलन किससे करवा रहे हो? अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने साथ पढ़ने वालों से, उठने बैठने वालों से। इनमें से कोई कवि नहीं है, कोई नहीं है जी। इनको आप अपनी एक तुकबंदी सुना रहे हो। और जैसे मुझे बचपन में कहा गया था, भैया तू बहुत बढ़िया कविता लिखता है, तुझे मौका मिल जाए ना तो तू सुरेंद्र शर्मा को फेल कर देगा सीधा। तो अब वो सोच रहा है कि यार मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, तो वो हमें फोन करता है कि साहब हमें मौका दीजिए, हम मंच पे आएंगे। वो सीधा मंच पर आना चाहते, जो कि एक लंबी जर्नी के बाद होना चाहिए था। तो वो हम लोग मंच पर जब आए तो हम मौका तलाशने नहीं आए, मौके ने हमें तलाशा। तो हम कविता जब लिखते 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 इन मंचों पर गए तो हमें क्योंकि डर नहीं था, पता ही नहीं था। अज्ञान से बड़ा कॉन्फिडेंस, मूर्खता से बड़ा कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता, वो हमारे पास था। तो हमें पता ही नहीं था कि हम जिस पहले कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहे थे उसमें हमें पीछे बैठा दिया गया, और जो हमारे मंच संचालक महोदय थे उनको आयोजक ने लोकल ने कह दिया कि जी हमारा लड़का ये भी कविता पढ़ेगा।
अब उन्होंने बैठा दिया हमें, और हमारे साथ में अड़ गए ओम प्रकाश आदित्य जी, बड़ी काया थी उनकी, लंबे चौड़े। तो जिस एंगल पर मंच संचालक बैठे थे उन्हें हम दिख ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने जब बाद में जब आदित्य जी को पढ़ने के लिए खड़ा किया, तब उन्हें दिखाई दिया कि पीछे एक मरियल सा लड़का बैठा है। अब वो इस पसोपेश में कि भाई इतने बड़े कवि के बाद अब इसको कैसे पढ़वाएं, तो उन्होंने हमें नहीं पढ़वाया। हम नहीं पढ़वाया, नीचे उतर के हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी इंसल्ट हो गई। क्या बात। हमें सच में ये नहीं पता था कि हमारा अपमान हो गया। मंच पर हम सड़क के बैठे हैं, 4 घंटे कवि सम्मेलन में पूरे बैठे रहे हैं, कवियों के साथ ऐसे मसनद पे बैठे हैं, सामने वालों ने सबने देखा और हम उतर आए। उन्होंने बुला के कहा, बोले चिराग हमसे बड़ी गलती हो गई और मैं तुम्हें आज मौका नहीं दे पाया, तुम मुझे देखे नहीं, मेरे ध्यान से उतर गया। तो उन्होंने अपने ग्लानि बोध में ये कहा कि तुम जो है कल रोहिणी में कवि सम्मेलन है, वहां आ जाओ। अच्छा। तो पहली दिन जो कविता पढ़ता तो पैसे नहीं मिलने थे, वो तो 0 था। उस ग्लानि बोध में 500 रुपए मिले। क्या बात। और वो जो जिन्होंने ये कहा था कि हमारा लड़का है, इसे कविता पढ़वा दो, वो एक अलग गिल्ट में आ गए कि यार मेरे कारण लड़के की बेइज्जती हो गई, मैंने कहा कि तू मंच पे बैठ जा। उन्होंने वो कहीं और जहां समाज में उनकी चलती थी वहां क्या कर, तीसरे दिन वहां कविता पढ़वा दी। तो पता ही नहीं था कि मंच क्या होता है, पता ही नहीं था अपमान मान क्या होता है। तो निडर होके पढ़ा, निडर होके खेलने वाला हमेशा जीतता है जी। तो निडर होके पढ़ा। फिर जब टीवी पर गए तो टीवी पर ऐसे ही चले गए। हमें फोन आया कि जी आप कहाँ हो, हमने कहा जी हम तो यहाँ पर कंपटीशन में डिबेट पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बजे तक एनडीटीवी पहुंच सकते हो। हम धौला कुआं में थे जिस सन मेरी कॉलेज में। हमें लगा एनडीटीवी अर्चना कॉम्प्लेक्स पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कमीज नहीं थी, कपड़े खराब पहन रखे थे। तो फटाफट किसी शोरूम में जाके 250-300 रुपए की कोई शर्ट खरीद ली हमने, क्योंकि डिबेट से पैसे मिले थे। अरे वाह। कैश प्राइज मिलता था। तो वो जाके शर्ट खरीद ली, ऑटो में बैठ के वहां पहुंचे, और वहां जाके हमारे साथ कविता पढ़ने वाले अदम गौंडवी थे। ये भी हमारे प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अदम गौंडवी कौन है। हमें इतने बड़े आदमी के साथ हम बैठ के चाय पी रहे हैं, इतने बड़े आदमी के साथ बैठकर हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन है। हमें लगा जैसे हम आए ऐसे ऐसे भी बुला लिया। अज्ञान तो श्रेष्ठतम उपाय है ना। तो डर ही नहीं लगा, इसीलिए इन जगहों पर कभी कविता पढ़ते हुए घबराहट नहीं हुई। और ये हिचक अज्ञान के कोश में से ही खुल गई। तो बाद में फिर जब फूल खिले और पता लगा जी वाह वाह में कविता पढ़नी है, तो वो सब डर खत्म हो गए। कोई फर्क नहीं था। असल में पूछने के पीछे मंशा ये थी मेरी, कई बार ना जैसे आपने कहा ना न्यूक्लियर चेन होती है कविता, तो सहज भाव में स्पॉन्टेनिटी के साथ कोई चीज़ आए तो बहुत शानदार बात है। लेकिन कोई आपसे पहले ही बता दे कि देखो ये 1 घंटे का फॉर्मेट है, इसमें हमें ये चीज़ करनी है, विषय ये है, तो अगर उस ससुराल में अचानक से कह दिया जाए कि नहीं आज तो पास्ता बनाना है और इटली से कोई आया हुआ है खाने के लिए, तो एक दबाव तो पड़ जाता है। नहीं, ये बहुत आसान होता है ना। आप जो आया हुआ है वो इटली से है, लेकिन आपकी बहू तो गोरखपुर से तो उससे तो नहीं कहेंगे ना पास्ता बनाने के लिए। उससे पहले पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हें पास्ता बनाना आता है या नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इज्जत किसकी जा रही है? यहाँ इज्जत उसकी जा रही है जो इटली वाले मेहमान को खिलाना जा रहा है। तो मेरा जो शैलेश लोढ़ा है जिन्होंने बुलाया वाह वाह पे कविता पढ़वाने के लिए, शो तो उनका खराब होगा, मेरा क्या जाएगा? मेरे पास तो लुटाने को कुछ है ही नहीं। तो ये वो चिंता करेंगे कि चिराग से वो वाली कविता कही जाए जो वो सुना सकता है। नहीं, आपके ना वो जो आपने एक तर्क दिया इग्नोरेंस वाला ना, उसके पीछे का भी एक विज्ञान है आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टीवी पे मैं लगातार मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, हम सभी आपको जानते हैं, तो बहुत मकबूल हुआ आपका एक कार्यक्रम, वो लपेटे में नेताजी और 200 से ज़्यादा। लेकिन राजनीति पे टिप्पणी ना करें तो कवि कैसा, और कर दे तो चोट लग जाती है बहुतों को। फिर हमारे पिताजी बचपन में कहा करते थे कि शुगर कोटेड करके कुनीन खिलाना। तो हमें वो आता है। हमने क्या किया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी शैली है और वो मेरे लोकतांत्रिक मनुष्य को भी बहुत पुष्ट करती है। मेरा ये मानना है कि राजनीति, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, तो राजनीति भी कभी नहीं बदलती। चाहे राजनीति में कांग्रेस हो या भाजपा हो, उन सबके सामने यही देश है, यही तो 125 करोड़ लोग हैं। इनसे इतर तो मोदी जी कोई जापान के प्रधानमंत्री तो बने नहीं है। इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है कि साहब देश ही ऐसा है, मोदी जी ने ये नहीं दिलाए और इस देश ने फेल कर दी, तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया उन्हें जापान का प्रधानमंत्री बनाया था क्या? उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया था तो उनकी नीति भारत के अनुकूल होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी से ये गलती इसलिए होगी कि जनता ने ऐसा कर दिया। तो भैया मनमोहन सिंह किसी और देश के, इटली के प्रधानमंत्री थे,
भारत के थे तो भारत की नीतियां, बीइंग अ लीडर, तुम्हें भारत की जनता के मनोदशा और उसके स्वभाव और उसके इनियोसेंस को सामने रखकर बनानी चाहिए थी। तो राजनीति कभी नहीं बदलती। जो परिस्थितियां भाजपा के सामने, वो परिस्थितियां कांग्रेस के भी सामने रही। जैसे ही आप फेसबुक पर लिख दोगे कि आज मोदी जी ने ये गलती की है, तो मोदी जी के जो समर्थक हैं वो नीचे 2.5-3 किलो गालियां लेकर आ जाएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप ये बताइए कि इंदिरा जी ने यहाँ पे ये किया था, हमें उम्मीद थी कि भाजपा आएगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट हो गया। अब वो गाली कैसे देंगे, क्योंकि गाली देने के लिए उन्हें इंदिरा जी वाली गलती भी नकारनी पड़ेगी, लेकिन वो भी सत्य है। कांग्रेस वाले सपोर्ट करने नहीं आएंगे क्योंकि इंदिरा जी लिख दी। कांग्रेस वालों के सपोर्ट करने से मोदी जी वाले ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो जब आपने दो सत्य सामने रख दिए तो सबके एक चीज होती है सच। आप मानो या ना मानो, जानते जरूर हो कि ये सच है। तो वो जो गाली लिखने वाला है ना, वो सोचेगा यार कह तो ठीक रहा है, वो बिना गाली लिखे चला जाएगा। फिर भी कुछ इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, लिख जाएंगे। देश हमारा प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है। तो आपको कुनैन पे शुगर कोटिंग नहीं है, आपको स्ट्रेटजिक शुगर कोटिंग आती है। ये बात बड़ी दुरुस्त लगी कि सच तो पता ही होता है। सच पता ही। जैसे हम जब लपेटा करते थे तो लपेटे में ये बहुत कठिन काम होता था, क्योंकि वो सामने बैठा है, वो कुछ भी कह सकता है, वो फैल भी सकता है। सरफी टिकैत उस टाइम हम लोगों के, मैं पर्सनली बहुत प्रेशर टिकैत साहब सामने बैठे हैं और उनके सपोर्टर इतने बाहर कई सारे खड़े थे, मारते वो। लेकिन हमें लगा कि नहीं, एक बात सच है जो वो भी जानते हैं। और मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताऊं, ये जितनी लड़ाइयां हैं भाजपा की, कांग्रेस की, मोदी समर्थक की, मोदी विरोधी की, ये सब छुट भैये नेता से नीचे वाले स्तर के कैडर की लड़ाइयां हैं। वो छुट भैया नेता भी नहीं है जो ये लड़ाइयां लड़ रहा है, वो एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी राजनीति को जानता है, थोड़ा सा भी, वो ये लड़ाइयां नहीं लड़ रहा। ना वो मोदी जी का समर्थक है, ना वो मोदी जी का विरोधी है, ना वो कांग्रेस का समर्थक है, ना वो कांग्रेस का विरोधी है। वो ये जानता है कि मोदी जी का समर्थक ना होने का मतलब कांग्रेसी होना नहीं है। वो ये जानता है कि कांग्रेसी समर्थक ना होने का मतलब भाजपा ही होना नहीं है। वो बाइनरी से मुक्त है, वो मुक्त है। तो वो नाराज नहीं होते, वो सुनते हैं। ये जो नीचे वाला, जो आई कैन से बॉटम से नीचे एक लेयर है। जैसे खेती जब होती है तो ऊपर की एक लेयर होती है जहाँ मिट्टी दरदरी होती है, बरसात जब पड़ती है तो उसी में केचुए कुलबुल आते हैं, उसके नीचे नहीं। तो वो जो दरदरी मिट्टी है ना, वहां पर है कुलबुलाहट। वहां पर यह है कि अरे यार तुम तो मोदी को टाइम ही नहीं दे रहे, जैसे हम टाइम दे देंगे तो तू उसे झोले में भर के दे आएगा उसे। अरे यार उसे थोड़ा तो टाइम दो, इतना बड़ा आदमी कुछ कर रहा है। अब उसे ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो जाने। मैं अगर कहीं पर ये लिख दूं कि यहाँ पर ये काम मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, तब भी वो गाली देने आएगा, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है, वो गाली देने आएगा। कल तक तो तुम गाली दे रहे थे यार मोदी जी को, आज कैसे, क्या हो गया अचानक? उसको कुल मिला के उसने कहना है, ठीक है। तो उन लोगों की चिंता नहीं करनी। लेकिन जो बड़े लोग हैं, वो बड़े इसीलिए हैं कि वो सुनना जानते हैं, और जो सुन नहीं पा रहा उससे बहस क्या करनी। आपने बहुत ठीक कहा कि मंच ने आपको चुना दरअसल, और बहुत कम उम्र में आपने रेड फोर्ट, जो बहुत फेमस कवि सम्मेलन होता है, उसका संचालन किया। पार्लियामेंट में भी आपने कई बार संचालन किया, चाहे वो राज्य सरकारों की हो या फिर अपनी केंद्र सरकार में भी। वहाँ फिर से राजनीति के लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है। तो अभी जैसे कोई ऐसी कोई बात कभी हुई हो जहाँ लगा कि ये थोड़ा सा चुभ गया होगा, और फिर भी बाद में उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा हो? क्योंकि आपने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कही है ना कि वो छुटभइये नेता करते हैं, इसका मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है आपको। मैं अभी ना 4 दिन पहले एक प्रोग्राम में था जिसमें आयोजक थे प्रफुल्ल पटेल। उनके घर पर एक हनुमंत कथा चल रही थी और उनकी पत्नी सामने बैठी थी, रितेश्वर जी महाराज सामने बैठे थे। मंच का संचालन मुझे करना था। खचाखच भरा हुआ हॉल था। उसमें हल्का सा छूकर, जैसे इसको कैसे बताते हैं कि कैसे करते हैं हम, जैसे आपने गर्म पानी किया तो आप पहले हल्की सी सिप लेके देखते हैं, जब लगता है कि हाँ टॉलरेंस ओके है तो फिर आप ज़्यादा ले लेते हैं। या फिर जैसे कई बार आप ऐसे ऐसे टच करके देखते हैं कि करंट तो नहीं मार रहा,
और जब वो नहीं मारता तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए टच करते हैं, साहस बढ़ जाता। तो ये जो सामने बैठी हुई पहली पंक्ति होती है, इसको पहले हल्का सा गुदगुदा के देखते हैं। अगर त्योरियां चढ़ती हैं तो हम गियर पीछे ले लेते हैं, फिर घुमा के लाएंगे, कहेंगे फिर हमारे जरूर, दूसरे हथियार हैं। कहेंगे जरूर, कहे बिना नहीं मानेंगे। कहेंगे जरूर। लेकिन अगर लगता है कि ये मजे ले रहे हैं, तो फिर अगर उन्होंने ले लिए मजे, तो फिर हम मजे दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमने वहां पर हल्का सा टच करके देखा, तो उधर से आवाज आई कि यहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी की धर्मपत्नी बोली, वर्षा पटेल जी, कि यहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा आपके क्या फर्क पड़ रहा है, आपके वहां भी गुजराती, यहाँ भी गुजराती। तो इससे वो खुल गया, माहौल खुल गया, क्योंकि और ये इंस्टेंट ही होगा, इसको आप तैयार करके नहीं जा सकते, ये इंस्टेंट होता है और हो जाता है। तो हम लोग ये, क्योंकि जो कवि सम्मेलन सुनने नेता आए हैं ना, अगर मेरी इंटेंशन उसको अपमानित करने की होगी तो ये मेरा अपराध होगा। मेरी इंटेंशन अगर केवल एंटरटेन करने की होगी तो दुनिया में कोई बुरा नहीं मानेगा। कोई बुरा नहीं मानता। कोई आपसे कहे ना, आपका दोस्त आपको, जिनको हम स्लर्स बोलते हैं, वो भाषा में बात करता है, आप बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप इंटेंशन को लेकर आश्वस्त हैं। हमारे कुछ कवि ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा लग गया, वो बेचारा खड़ा हुआ है, अभी उसने बोला भी कुछ नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला, सामने से विरोध हो गया कि भाई इन्हें नहीं सुनेंगे। इंटेंशन क्लियर हो गई। कवि को तो कवि होना चाहिए, कवि को ठप्पे लगा के नहीं चलना चाहिए। और जिस दिन कवि जनमन की बात करेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं। मैंने वसीम साहब से एक बात पूछा, मैंने कहा जी जो दौर चल रहा है इसमें मुश्किल नहीं लगता आपको? तो हम कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे, ये इसका C. का प्रोग्राम था। मैं, मेरे सामने ना अभी आपको बताते बताते वो चेहरा तैर गया वसीम साहब का, उनकी आंखें एकदम बड़ी हो गई और उन्होंने ये बोला कि क्यों डर लगेगा, क्रिस्टल क्लियर कहना है तो सामने वाले का बाप भी सुनेगा। यार ये ऐसा होता है, आप अगर स्वयं संशय में रहकर कहोगे तो कैसे सुना जाएगा? क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि उसे थोड़ी सुनाना है, आपका नियंता तो ऊपर बैठा है, उसे सुनाना है। क्या बात। तो चिराग जी, टीवी के